Hello students, टुडे वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में उनका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उनका क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स जो है वो पढ़ चुके हैं। तो इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स वी विल स्टडी कलर, उनका कलर किस टाइप का होता है, स्मेल उनकी किस टाइप की होती है, और पोलैरिटी जो है उनकी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन वो कैसी होती है, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और सॉल्युबिलिटी, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कलर। तो प्योर एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। जो प्योर एल्काइल हैलाइड है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज होंगी तो उसमें जो है वो कलर जो है वो उसमें इम्प्योरिटी का कलर आ जाता है। बट प्योर एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस, एंड एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कन्वर्टेड टू कलर्ड कंपाउंड्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट। जो एल्काइल ब्रोमाइड्स हैं और आयोडाइड्स हैं वो अगर लाइट का उनमें एक्सपोजर होता है तो वो उसमें कलर्ड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको जो है वो एक ब्राउन बॉटल में उनको जो है वो रखा जाता है। अगर आप बात करेंगे स्मेल की तो दे आर स्वीट स्मेल। जो वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैं, जो लो कार्बन वाले हैं, जिसमें कि कार्बन जो है काफ़ी कम है, तो जो लो कार्बन कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोकार्बन्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, दे पॉजेस स्वीट स्मेल। उनकी जो स्मेल है वो स्वीट स्मेल होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे डाइक्लोरोमीथेन, जो कि मिथाइलिन क्लोराइड है, CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3, इसकी स्मेल भी अगर आपने बहुत स्टूडेंट्स ने देखी होगी, जो उनकी स्मेल है वो भी स्वीट स्मेल होती है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, इसमें कार्बन का एक ही एटम होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, तो इसमें भी कार्बन का जो है वो एक ही एटम है और क्लोरीन के 4 हैं। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड, तो दीज हैव स्वीट स्मेल। नाउ we will discuss the intermolecular forces, polarity and boiling points। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। कंपाउंड्स आर पोलर ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजन्स कंपेयर्ड टू कार्बन, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उससे ज़्यादा होती है हेलोजन्स की। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इन कंपैरिजन टू कार्बन ज़्यादा होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, अगर हम देखें जो मीथेन है, मीथेन वर्सेस मिथाइल क्लोराइड, सो दिस कंपाउंड इज मोर पोलर, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद में यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर आ गया है। सिमिलरली C2H6 इज लेस पोलर देन द C2H5Cl, दिस इज मोर पोलर। इथाइल क्लोराइड इज मोर पोलर देन द इथेन मॉलिक्यूल। नाउ इफ वी सी द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें ऑन पॉलिंग स्केल, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग 2.55 होती है एंड क्लोरीन की 3 से 3.16 होती है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। सिमिलरली ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 टू 2.96 एंड आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से 2.66। तो ये लगभग कार्बन के आसपास ही होती है, कार्बन से स्लाइटली हायर साइड होती है, और यू कैन से लगभग ये कार्बन के इक्वली होती है। तो इसके अब इनके जो कंपाउंड्स हैं, तो कार्बन के अगर आप देखें, कार्बन वर्सेस आयोडीन, ये वीकली पोलर होते हैं। इनके जो कंपाउंड होते हैं, आयोडीन वाले कंपाउंड हैं, दे आर वीकली पोलर, क्योंकि इनकी कार्बन की और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो लगभग समान है। तो वीकली पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं कार्बन, और कार्बन वर्सेस आयोडीन के अगर आप कंपाउंड्स देखें, बट बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं और मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं।
द कंपाउंड्स आर पोलर ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस कंपेयर टू कार्बन। तो अब हमें ये पता चल गया है कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर होते हैं ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस कंपेयर टू कार्बन, जो अभी हम लोगों ने देखी है। क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है हम लोगों ने देखी है। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और आयोडीन की और कार्बन की लगभग समान होती है। इसलिए कार्बन और आयोडीन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर या स्लाइटली पोलर होते हैं। नाउ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर इन द हेलोजन डेरिवेटिव्स। जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं इन कंपेरिजन टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जैसे सपोज अगर हमने मीथेन ले लिया तो मीथेन के जो मॉलिक्यूल हैं और एक हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया तो मिथाइल क्लोराइड में जो है स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे बिकॉज ऑफ द क्लोरीन जो है वो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन द कार्बन। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर पोलरिटी। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर पोलरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास। उसका जो है फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्लोरीन के आने की वजह से। सो दिस इज ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उससे जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो ज़्यादा होंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो ज़्यादा होंगे वो क्यों होंगे? बिकॉज जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनका जो है जो हेलोजन्स उसमें प्रेजेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होता है। सो दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर पोलरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर भी उनका जो है मास जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। नाउ इफ यू सी द बॉइलिंग पॉइंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट जो है उनके ज़्यादा होते हैं देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जो उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन होते हैं ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल अगर आप मीथेन को देखेंगे या आप मिथाइल क्लोराइड को देखेंगे, जो मिथाइल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द मीथेन, या इथाइल क्लोराइड का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इथेन ड्यू टू द ग्रेटर पोलरिटी, क्योंकि उनमें पोलरिटी ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है एंड हायर मॉलिक्यूलर मास है। स्ट्रॉन्ग उसमें इंटरेक्शन होता है उन कंपाउंड्स में और उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें इथेन का जो फॉर्मूला है दैट इज C2H6, तो ये जो है आपका ये नॉन पोलर कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूलर मास है 30.07 और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -89 टू -88.3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप इथाइल क्लोराइड को देखेंगे तो इथाइल क्लोराइड का जो है, क्योंकि इसमें क्लोरीन यहाँ पर आ गया है, सो इट इज C2H5Cl, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया है इसका। मॉलिक्यूलर मास नाउ 64.51, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 64 हो गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 12.2 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली आप देखें इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का जो है 108.97 है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है 38.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। एंड इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड का जो है 155.97 और बॉइलिंग पॉइंट इसका 69.73 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन एंड हेलोजन डेरिवेटिव, इथेन के और उनके जो हेलोजन डेरिवेटिव हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये सीरीज में यहाँ पर बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वो ज़्यादा होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें द बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मासेस ऑफ इथाइल कंपाउंड्स इंक्रीज विद द हेलोजन एटॉमिक वेट। हेलोजन का एटॉमिक वेट बढ़ता चला जाता है। ये हेलोजन का एटॉमिक वेट की वजह से जो है ये इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता चला जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका इंक्रीज होता जाता है एंड
उनके जो वेंडर वाल फोर्सेस है वो वहां पर स्ट्रांग हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन, लेकिन अगर हम आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स के ऊपर बात करते हैं तो आइसोमर्स फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जितनी ज़्यादा, अगर ये हम लोग पहले हमने 11th क्लास में भी देखा है कि जैसे जैसे आइसोमर्स जो होते हैं अगर उनमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाती है तो ब्रांचिंग होने की वजह से जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें 1 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन CH3 CH2 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 Br, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375 केल्विन। एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या है, ये जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन पे आ गया है यहाँ पर, ये जो ब्रोमीन है अभी यहाँ पर था ये तो CH3 हो गया, ये ब्रोमीन जो है अब इस कार्बन पे यहाँ पर आया है तो CH3 CH2 CH2 Br CH3, तो इसकी वजह से क्या हुआ ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच आ गई है, ब्रोमीन इस कार्बन के पास आया है तो ये 364 यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो गया है। अगर आप देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, यहाँ पर तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है ऑल 3 कंपाउंड्स है वो सेम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली अगर आप देखें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ का भी मॉलिक्यूलर मास इसका सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस एक CH3 की ब्रांच यहाँ पर और आ गई है, एक ब्रोमीन की आ गई है, ब्रोमीन यहाँ पर था तो एक ये कम हो गया है बॉइलिंग पॉइंट इसका, लेकिन ब्रोमीन के साथ अगर ये सेकंड आइसोमर अगर हम ले लेते हैं इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और कम हो गया 346, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कम होते जाते हैं, जैसे जैसे या वेंडर वाल्स फोर्सेज जो हैं वो उनके जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो कांटेक्ट है वो कम हो जाता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आती जाएंगी तो उनमें जो है उनका कांटेक्ट कम होगा और उसकी वजह से जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उनका कम हो जाएगा और अट्रैक्शन कम होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। The boiling point of isomeric haloalkane decrease with the increasing branching point, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग पॉइंट इंक्रीज होगी वो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू वीक वेंडर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि उनमें लेस कांटेक्ट होगा, तो जितना ज़्यादा लेस कांटेक्ट होगा मॉलिक्यूल के आपस में उतना उसका जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। नाउ सॉल्युबिलिटी, अगर आप हेलो एल्केन्स को देखें, क्योंकि इसमें जो है एक क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन उसमें एक जो है वो आ जाता है एक मॉलिक्यूल में जो मीथेन है, इथेन है प्रोपेन में, तो जैसे जैसे जो हेलो एल्केन्स हैं आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती हैं, बट दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो हैं दीज आर सॉल्युबल। अब ऐसा क्यों होता है? भाई द हेलो एल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल, जो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है बिकॉज द कंपाउंड्स आर पोलर, उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, देयरफॉर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शंस between the haloalkane molecule and break the hydrogen bond between the water molecule। जब वाटर मॉलिक्यूल के में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जब वो ब्रेक होगी तभी वो, और इधर से जो हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल हैं उनकी बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होगी, तभी वो उसके साथ में वाटर के साथ में उनकी सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में फिर बॉन्डिंग हेलो एल्केन मॉलिक्यूल की होगी, तो वहां पर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है बिटवीन हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स में, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए, देयरफॉर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उतनी एनर्जी यहाँ पर नहीं मिल पाती है, तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर न्यू अट्रैक्शंस एंड दिस इज नॉट स्ट्रांग, तो वहां पर क्या होता है कि लेस एनर्जी रिलीज होती है और न्यू अट्रैक्शन के लिए, और वहां पर वो इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो दिस इज नॉट स्ट्रांग एज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सके,
इसलिए जो हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल हैं, दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ व्हाई द हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो क्यों सॉल्युबल हैं. फॉर एग्जांपल जो है आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, इसमें वो सॉल्युबिलिटी क्यों है उनकी. द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द टू. यहाँ पर भी न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होंगे. एक मॉलिक्यूलर का हेलो एल्केन्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा, उधर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा. तो यहाँ पर जो एनर्जी जो दोनों में चाहिएगी वो लगभग इक्वल है. द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द टू हैव मच द सेम स्ट्रेंथ. तो यहाँ पर जो न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बनेंगे उसमें दोनों में उनको जो है वो सेम स्ट्रेंथ है एज द वंस बीइंग ब्रोकन द इंडिविजुअल हेलो एल्केन. इंडिविजुअल हेलो एल्केन को टूटने के लिए एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द टू हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ. उन दोनों के अंदर सेम स्ट्रेंथ है एज द वंस बीइंग ब्रोकन द इंडिविजुअल हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. तो इंडिविजुअल हेलो एल्केन मॉलिक्यूल को जब ब्रेक होंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए कि दोनों को ब्रेक करने के लिए वो लगभग, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो सेम होगी. सो थैंक यू. आज इतना ही है. नाउ इन द नेक्स्ट lecture we will study the chemical properties of haloalkanes. So please subscribe the channel for latest chemistry videos. Thank you.